विस्तार से कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की आज फिर सरकार के साथ बैठक हुई। हालांकि इस बार की तरह हर बार की तरह इस बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार की तरफ से दिए गए प्रस्तावों को किसानों ने नहीं माना, जबकि सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये उनका बेस्ट प्रस्ताव है। किसान जब शुक्रवार को बैठक के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचे तो लगा कि कोई हल निकलकर सामने आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बैठक में सरकार की तरफ से दिए गए प्रस्ताव पर किसानों ने सहमति नहीं दी, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया कि ये बेस्ट ऑफर है और किसानों को इस पर विचार करना चाहिए। तो हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें, आप अपना मत बताइए। निर्णय घोषित करने के लिए आपकी सूचना पर हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। शुक्रवार को बैठक के बारे में बताते हुए कृषि मंत्री ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो आंदोलन को भड़काने में लगे हैं। कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए, इसको बारीकी से वो देख रही है। सरकार प्रस्ताव को बेहतरीन बता रही है, जबकि किसान इस पर फिलहाल राजी नहीं दिख रहे हैं और कृषि कानूनों की वापसी तक आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। सरकार बोला तो हम तो अभी बता दिया, हम तो आगे जितना प्रस्ताव हमसे देना से दे दिया। ये प्रस्ताव को आप लोग चर्चा करो, आज तो हुआ नहीं, मगर फिर भी आप देखो, आज चर्चा करो, कल 12 बजे तक आप सोचो, दोबारा मीटिंग करना होगा, जरूरत होगा तो हम बैठेंगे। भारत की सरकार पूरे देश के किसानों और मजदूरों का अपमान कर रही है। वो बातचीत से निर्णय नहीं करना चाहती। कल भी शांतमय तरीके से अपना आंदोलन चला रहे थे, अब भी चलाते रहेंगे। किसान ट्रैक्टर रैली की भी बात कर रहे हैं, जो वो 26 जनवरी को दिल्ली में रिंग रोड पर करने वाले हैं। हालांकि इस रैली के लिए दिल्ली पुलिस ने उनसे KMP एक्सप्रेस वे का चुनाव करने को कहा है। 26 जनवरी को तो चलेंगे, हाँ चलेंगे 26 को। आइयो वहीं मिलिए 26 तारीख को है, ट्रैक्टर पर आइयो बैठ के। बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 58 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और इस बीच मामले के हल के लिए उनके और सरकार के बीच 11 बार बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया और मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसके लिए आपको जून तक का इंतजार करना होगा, लेकिन मौजूदा मुद्दों को लेकर CWC ने रणनीति तैयार कर ली है। 29 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने 3 मुद्दे तय कर लिए हैं, जिस पर CWC ने मुहर लगाई है। ये रिपोर्ट देखिए। 2021 की चुनौती को तैयार कांग्रेस। CWC की बैठक में बनी बजट सत्र की रणनीति। जून में कांग्रेस को मिलेगा नया अध्यक्ष। चुनाव के स्केड्यूल को कुछ दिन और, यानी जून के आखिर तक और आगे बढ़ा दिया जाएगा और जून के आखिर तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो जाएगा। बजट सत्र से ठीक पहले CWC की अहम बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनी और 3 प्रस्ताव पेश किए गए। विस्तार से बताएंगे इस बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव की। अगस्त 2019 में पूर्णकालिक अध्यक्ष की तलाश में जुटी कांग्रेस पार्टी का इंतजार जून में पूरा हो सकता है। CWC के मुताबिक मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी में संगठन चुनाव होंगे कि मार्च से लेकर मई के अंतराल में 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया, चुनाव की तैयारी पूरी उस समय हो रही होगी और मई में वोटिंग हो रही होगी। चुनाव पूरा चल रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा आगे, 1 महीना आगे तक उसकी रीस्केड्यूलिंग कर दी जाए। अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी के इनकार के बीच अध्यक्ष और संगठन के चुनाव को जून तक के लिए टाल दिया गया, लेकिन 29 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को ध्यान में रखते हुए CWC ने मौजूदा मुद्दों पर 3 प्रस्ताव पेश किया, जिसमें कृषि कानून वापस लेने की मांग और वैक्सीनेशन पर मोदी सरकार की योजना पर तंज कसते हुए
CWC ने एक व्हाट्सएप चैट से शुरू हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के एक मसले पर सरकार को घेरा। किसानों, खेत मजदूरों और गरीबों को एक षड्यंत्रकारी तरीके से देशद्रोही साबित करने में लगी है। इसकी कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस कार्य समिति ने किसानों, मजदूरों और गरीबों की मांग को दोहराते हुए सरकार से ये कहा कि बगैर किसी देरी के खेती विरोधी तीनों काले कानूनों को खत्म किया जाए। 3 करोड़ पहले चरण के लोगों को छोड़कर मोदी सरकार द्वारा कोरोना के टीकाकरण को देश की बाकी 135 करोड़ जनता को कोरोना का टीका लगाने बारे ना कोई प्लान है, ना कोई समय सीमा है। जिस प्रकार से पूरे सरकारी ढांचे की गोपनीयता को तहस नहस कर सरकारी ढांचे को कमजोर करने का षड्यंत्र किया गया है था, और जिस प्रकार से न्यायपालिका पर कुत्सित तरीके से हमला किया गया है, इस षड्यंत्रकारी साजिश और निंदनीय गठबंधन की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जांच हो। दरअसल कोरोना संकट के बाद देश की सियासत फिर से अपने पुराने रंग में लौटने वाली है। कुछ महीने बाद ही दक्षिण और पूरब के 5 अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव है। साथ ही केंद्र के नए कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है, और ऐसे में एक हफ्ते बाद शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर कांग्रेस ने आक्रामक रणनीति तैयार की है। रंजीता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात करते हैं गहलोत के मिशन केरल की। केरल पहुंच चुके हैं सीएम अशोक गहलोत। तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। एयरपोर्ट पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। गहलोत को केरल का प्रभारी बनाया गया है, जिसके बाद उनका ये पहला दौरा है। प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद जो है इनका पहला दौरा है गहलोत का, और कल स्थानीय कार्यक्रम में वो शरीक होंगे। कल 2 बजे प्रवासी राजस्थानियों के साथ संवाद करेंगे और कल 3 बजे जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो सीएम अशोक गहलोत केरल पहुंच चुके हैं और आज वो तिरुवनंतपुरम में ही रुकेंगे। उसके बाद कल कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और आपको बता दें कि प्रवासी राजधानियों से संवाद भी करेंगे। उसके बाद सीएम अशोक गहलोत जयपुर रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि प्रभारी नियुक्त होने के बाद सीएम अशोक गहलोत का यह पहला दौरा है। और अब बात डेजर्ट नाइट 21 की। जोधपुर में भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास जारी है। इस युद्धाभ्यास का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी इसका हिस्सा बने और करीब से राफेल की रफ्तार को देखा। सावधान चीन, खबरदार पाकिस्तान। थार के आसमान में राफेल की गर्जना। एयर रिफ्यूलर से सीडीएस बिपिन रावत की उड़ान। भारत फ्रांस युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21। भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच जोधपुर में चल रहे युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 पर सामरिक विशेषज्ञों की नजरें जमी हैं। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी जोधपुर में युद्धाभ्यास में शामिल हुए। जनरल रावत ने फ्रांस के एयर रिफ्यूलर में उड़ान भरकर आसमान में बेहद करीब से युद्धाभ्यास देखा। दरअसल एयर रिफ्यूलर से मतलब ऐसे विमानों से होता है जो हवा में ही लड़ाकू विमानों में फ्यूल भरते हैं। सुखोई 30 MKI और राफेल की जुगलबंदी देख वो भी हैरान रह गए, क्योंकि हमारे पास हाल ही में जो राफेल एयरक्राफ्ट इंडक्ट हुआ है, हमारे पायलट्स ने इस राफेल को, साथ में हमारे मिराज एयरक्राफ्ट, हमारे सुखोइस और फ्रांस की तरफ से उनके राफेल एयरक्राफ्ट जो हैं, इनमें जो हमने आपस में जो ट्रेनिंग करी है, इसमें हमने ये दर्शाया है कि किस तरह से हमारे भारतीय एयरफोर्स के जो पायलट हैं कितनी जल्दी इन्होंने इस एयरक्राफ्ट पे अडेप्ट किया है। और हम लोग ने फ्रांस की एयरफोर्स को ये बता दिया कि हमारे पास जो भी एयरक्राफ्ट आया, हम लोग अपने ट्रेनिंग में इतने सक्षम हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे पायलट्स किसी भी एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने में
काबिल हो जाते हैं। बिपिन रावत ने फ्रांस के एयर रिफ्यूलर की तारीफ की और कहा कि डेजर्ट नाइट 21 के दौरान भारतीय पायलट भी हवा में रिफ्यूल करने में दक्ष हो गए हैं। इनका जो एक एयरक्राफ्ट है MRTT, जो कि एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसमें आप पैसेंजर्स को भी ले जा सकते हैं, जिसमें आप रिफ्यूलिंग भी कर सकते हैं और जिसमें आप एक तरह का मेडिकल हॉस्पिटल भी बना सकते हैं मेडिकल इमरजेंसीज के लिए। तो इसकी काबिलियत भी हमने देखी और हमने देखा कि किस तरह से हमारे जो अपने राफेल थे, फ्रांस के एयरफोर्स के जो राफेल थे, हमारे सुकॉयज, हमारे मिराज, किस तरह से इस एयरक्राफ्ट से रिफ्यूलिंग कर रहे थे, कितनी जल्दी एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग हो रही थी। लेकिन खास बात देखने को ये मिली कि हमारे पायलट्स ने कितनी जल्दी से अपनी सक्षमता दिखाई है कि रिफ्यूलिंग करने की इस एयरक्राफ्ट से। मैंने खुद देखा कि जब एयरक्राफ्ट हवा में होते हैं तो रिफ्यूलिंग में कई दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमारे पायलट्स ने कर दिखाया। भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास 24 जनवरी तक चलेगा। डेजर्ट नाइट 21 को दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच जुड़ाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत फ्रांसीसी रक्षा सहयोग के तहत अब तक भारतीय वायुसेना फ्रांसीसी वायुसेना के बीच कई सैन्य अभ्यास हो चुके हैं। इससे पहले भारत ने 2018 में आगरा और ग्वालियर में वायुसेना स्टेशनों पर फ्रांसीसी वायुसेना की मेजबानी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद मिलवाएंगे दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला सामने आई है। आधार कार्ड में उनकी उम्र 130 साल है। उनका जन्म साल 1890 में हुआ है। यह खुलासा गुरुवार को उस समय हुआ जब महिला जिला बिलासपुर के घुमारवीं के पपलाह गांव में पंचायत चुनाव के दौरान वोट डालने पहुंची। पपलाह की मंशा देवी स्याल के जन्मसाल को देखकर हर कोई दंग है। बिलासपुर की डीसी रोहित जमवाल का कहना है कि जांच के बाद अगर मंशा देवी की उम्र सही पाई गई तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड का दावा कर सकते हैं। बता दें कि आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला रूस की जीन कैलिमेंट हैं, जिनका साल 1997 में 122 साल की आयु में देहांत हुआ था। वर्तमान में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जापान की केन तनाका का नाम है, जो अभी 118 साल की हैं। जैसा कि अभी आपने बताया है, मुझे भी इसकी सूचना समाचार पत्र के माध्यम से ही मिली थी कि एक बिलासपुर जिला में घुमारवीं तहसील से संबंधित एक बुजुर्ग महिला हैं जिनकी उम्र 130 साल बताई जा रही है। पर अभी इसकी हमने आधिकारिक पुष्टि करने के लिए इसकी तथ्य की जांच करनी पड़ेगी। तो मैंने संबंधित एसडीएम को कहा है कि वो इसमें बारे में छानबीन करके हमें जो है तथ्यों सहित जो है रिपोर्ट दें। मैं इनका पोता हूँ। मेरी उम्र जो है 55 साल है और इनकी उम्र बड़ी लड़की जो थी वो करीब मर चुकी है और 100 साल की थी, सुदर्शन देवी। और इनके 6 लड़के हैं और 3 लड़की हैं और करीब सारे पोते पड़पोतियों से लेकर के सारी संख्या जो कम से कम 70 है। रुक करते अगली खबर का। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर के नतीजे आ गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 12.55% बढ़कर 13,101 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो कि अनुमान से ज्यादा मुनाफा है। ऐसा सुधरते ऑयल टू केमिकल बिजनेस, रिटेल में बरकरार मजबूती और टेलीकॉम यूनिट जियो के कारण हुआ है। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 13,101 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले की समान अवधि में 11,640 करोड़ था। तो वहीं रिलायंस जियो का शुद्ध लाभ 15.5% बढ़कर 3,489 करोड़ पहुंच गया है और रेवेन्यू 22,858 करोड़ रुपए रहा।
हिमालय के हिमनदों से लेकर मेघालय में दुनिया के सबसे कम जंगलों तक, असम में ब्रह्मपुत्र की ऊंची धाराओं से लेकर राजस्थान और तमिलनाडु के सिकुड़ते भूजल तक, लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान से लेकर दमन के दलदल तक, भारत में जल की वास्तविकता और जल का संकट भी उतना ही विविध है जितना कि ये देश विविध है। आज हम इसके कई पहलुओं में से एक पहलू को प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वच्छता और पानी, सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी, कहानी बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहा थे तुम, नदी रो रही थी तब कहा थे तुम, स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की भारतीयों में एक स्वाभाविक क्षमता होती है। इसका सीधा रिश्ता आत्मसम्मान और स्वावलंबन से है। नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आईटीसी ने देश भर से ऐसी कहानियों को चुना है जिनमें बिना किसी सरकारी मदद के अपनी समस्याओं को लोगों ने खुद सुलझाया है। ये कहानियां हैं नए नए प्रयोगों और स्वनिर्भरता की, जो हमें एक राष्ट्र के तौर पर परिभाषित करती हैं। ये छोटे से गांव के एक प्राइमरी शिक्षक की कहानी है जिसका नाम विश्व स्तर पर सुर्खियों में रहा है। रंजीत सिंह डिसले महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक छोटे से गांव में स्कूल शिक्षक है जिसकी आबादी 2000 से कम है। वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, फिर डिसले शिक्षक बनकर समुदाय की सेवा करने का फैसला किया। I have made some QR codes on each and every textbook. So when the students scan those QR codes, he or she gets the personalized and well curated content for himself. Considering his style of learning, I change the content at the back end. So this is how I make their learning personalized. They can challenge themselves. They are not competitors of others. Technology is helping me to bridge that gap between students living in villages and students in cities. 32 साल के शिक्षक को हाल ही में उस समय प्रसिद्धि मिली जब उन्हें $1 मिलियन के ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 के लिए चुना गया। The Global Teacher Prize 2020 is Ranjit Desale from India. रंजीत सिंह डिसले स्वाभिमान की राह पर चलकर भारत और दुनिया को शिक्षित करने में जुटे हैं। तो भारत से ऐसे ही